हाय गुड मॉर्निंग। इस वीक हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ पे। और मैंने कहा था हम मेटफॉर्मिन के बारे में डिस्कस करेंगे। बट मेटफॉर्मिन के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ डायबिटीज़ के बारे में कि डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट कैसे प्लान किया जाता है। तो इसके लिए डायबिटीज़ की पैथोफिजियोलॉजी जानना ज़रूरी है, डायबिटीज़ के टाइप्स जानना ज़रूरी है, जो कि हमें पहले से ही पता है कि 4 टाइप की डायबिटीज़ होती है। टाइप 1 डायबिटीज़, लेटेंट ऑनसेट ऑटो इम्यून डायबिटीज़ ऑफ द एडल्ट, टाइप 2 डायबिटीज़ एंड मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ द यंग। ये 4 टाइप की डायबिटीज़ है। उनकी 2 मेन पैथोफिजियोलॉजी है। पहली पैथोफिजियोलॉजी है कि टाइप 1 जो कि टाइप 1 डायबिटीज़ और लेटेंट ऑनसेट ऑटो इम्यून डायबिटीज़ ऑफ द एडल्ट में है। वो है कि पैनक्रियाज सफिशिएंट इंसुलिन नहीं बना रहा है। तो ऐसे में सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है, वो है इंसुलिन सप्लीमेंट देना, इंसुलिन के इंजेक्शन देना। ठीक है, इसमें टैबलेट्स का कोई रोल नहीं है। अगर हम टैबलेट्स देते हैं तो पेशेंट को कोई फ़ायदा नहीं होगा, पेशेंट डिटोरेट करता जाएगा, पेशेंट को नुकसान ही होगा। इवेंचुअली पेशेंट इमरजेंसी में लैंड अप कर जाएगा। तो कभी भी कोई कुछ भी बोले, अगर कोई पेशेंट को टाइप 1 डायबिटीज़ है, लेटेंट ऑनसेट ऑटो इम्यून डायबिटीज़ ऑफ द एडल्ट है, जिसमें कि पैनक्रियाज इंसुलिन नहीं बना रहा है, या क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस की वजह से पैनक्रियाज ने इंसुलिन बनाना बंद कर दिया है, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, और वो है कि आप उस पेशेंट को इंसुलिन दें। ठीक है, अब ओरल टैबलेट्स किस में दे सकते हैं? ओरल टैबलेट्स दे सकते हैं टाइप 2 डायबिटीज़, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ द यंग में। इनकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है? इनकी पैथोफिजियोलॉजी होती है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या हुआ? इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब हुआ कि बॉडी एक्चुअली जो शुगर बढ़ा हुआ है उसे काउंटर करने के लिए ज़्यादा इंसुलिन बना रही है, नॉर्मल से ज़्यादा इंसुलिन कंटेंट है, लेकिन कांस्टेंट इंक्रीज़ इन ब्लड शुगर लेवल्स की वजह से उसका वो अपने जो रिसेप्टर्स है उस पर ठीक से काम नहीं कर पा रही है, उसकी एफिशिएंसी कम हो गई है। तो 1 यूनिट इंसुलिन जहाँ पे 50 मिलीग्राम ब्लड शुगर कम कर पाता था, वहाँ पे 1 यूनिट इंसुलिन सिर्फ 30 यूनिट्स ब्लड शुगर कम कर पा रहा है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए या पैनक्रियाज का से और इंसुलिन रिलीज़ करने के लिए हम लोग मेडिसिन देते हैं। अब इसमें 2 टाइप की मेन मेडिसिन हैं। पहली है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है, और दूसरी है जो इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ाती हैं। ठीक है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने वाली मेडिसिन्स बेसिकली 3 टाइप्स की हैं। पहली है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन जो है वो मैंने बताया था, कॉर्टिसोल हार्मोन होता है बॉडी में। कॉर्टिसोल हार्मोन एक इमरजेंसी हार्मोन है जो कि बॉडी में ब्लड शुगर लेवल्स और ब्लड प्रेशर लेवल्स को फॉल नहीं होने देता, स्ट्रेस के टाइम पे सिक्रीट होता है। और कॉर्टिसोल की तरह ही और भी हार्मोन्स होते हैं जैसे एड्रेनलिन और ग्लूकागॉन। तो ये हार्मोन्स तो बेसिकली मेटफॉर्मिन जो है कॉर्टिसोल सिक्रीशन को अफेक्ट करता है, और इस तरीके से बॉडी में स्ट्रेस के टाइम पे जो ज़्यादा ग्लूकोज सिक्रीट होता है उसे कंट्रोल करता है। जब ग्लूकोज लेवल्स कम सिक्रीट होते हैं तो धीरे धीरे इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता जाता है। तो इस मेटफॉर्मिन जो है, मेटफॉर्मिन के कई एडवांटेजेस और भी हैं, कई सारी चीज़ों में काम करता है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेटफॉर्मिन यूजुअली दिया जाता है जो लोग ओवरवेट हैं, यंग हैं, ओवरवेट हैं, उन लोगों के लिए ये आइडियल ड्रग है। ठीक है, जो लोग दुबले पतले हैं या जो लोग एल्डरली हैं, उनमें पायोग्लिटाजोन टैबलेट दी जाती है। तो पायोग्लिटाजोन भी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करती है, ब्लड शुगर लेवल्स को कम करके। और मेटफॉर्मिन का एडवांटेज ओवर पायोग्लिटाजोन ये होता है कि मेटफॉर्मिन कभी हाइपोग्लाइसीमिया नहीं कॉज करता, बट पायोग्लिटाजोन अगर हाई डोज पे ली जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया कॉज कर सकती है। ठीक है, ऐसे ही
जो थर्ड ड्रग है वो है SGLT2 इनिबिटर्स, जिसमें कि 3 मेन ड्रग्स आती हैं, एम्पैग्लिफ्लोजिन, डेपैग्लिफ्लोजिन एंड कैनाग्लिफ्लोजिन। इनका काम है यूरिन में शुगर को निकालना, जो एक्सेस शुगर लेवल्स हैं, जब वो हमारे किडनीज़ में जब शुगर का लेवल थ्रेशोल्ड से ऊपर जाता है, मान लो हमारा थ्रेशोल्ड है कि 250 mg से ऊपर जब ब्लड शुगर लेवल जाएगा तो वो यूरिन में एक्सेस शुगर को एक्सक्रीट करने लगेगा, तो यूरिन में एक्स्ट्रा शुगर आने लगता है। तो इस थ्रेशोल्ड को ये SGLT2 इनिबिटर्स कम कर देते हैं, 250 से 150 के अराउंड ले आएंगे, तो शुगर पहले ही निकलने लग जाएगा, बॉडी में ब्लड शुगर लेवल कम होगा और उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है। अब इसके अलावा जो मेडिसिन्स इंसुलिन सिक्रीशन करती हैं उसमें 2 मेन टाइप्स हैं जो सबसे कॉमनली यूज हैं। एक तो है DPP4 इनिबिटर्स और दूसरे हैं सल्फोनाइल यूरियाज़। तो सल्फोनाइल यूरियाज़ जो हैं ये पुराने टाइम की दवाइयाँ हैं, इनकी सेफ्टी प्रोफाइल थोड़ी कम है, बट दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पोटेंट ड्रग्स और आज भी यूज़ होते हैं। इनमें कॉमन जो है वो है ग्लिमिप्राइड, ग्लिक्लाजाइड, और ये क्या करते हैं कि जब ये पैंक्रियास को स्टिमुलेट करते हैं कि और इंसुलिन बनाए, तो वंस आपने इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने वाले ड्रग्स जैसे कि मेटफॉर्मिन, पायोग्लिटाजोन और SGLT2 इनिबिटर्स दे दिए, उसके बाद आप इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ाने वाले ड्रग्स देते हैं। तो जो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने वाले ड्रग्स हैं वो सबसे ज़्यादा काम करते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर पे। ठीक है। तो अगर किसी पेशेंट का मान लीजिए फास्टिंग ब्लड शुगर 180 है और PP शुगर उसका 300 है, तो आप पहले मेटफॉर्मिन या पायोग्लिटाजोन या ये SGLT2 इनिबिटर्स के हिसाब से पेशेंट की जो प्रोफाइल है उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि कौन सा ड्रग इन्हें देना है, और अकॉर्डिंगली आप शुरू करोगे। जब पेशेंट का फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल पे आ जाएंगे या मैक्सिमम जितना आप मेडिसिन दे सकते हैं, आप इन तीनों ड्रग्स को कॉम्बिनेशन में भी दे सकते हो। सिर्फ ज़रूरी नहीं कि आपने सिर्फ मेटफॉर्मिन देना है, मेटफॉर्मिन के साथ में SGLT2 इनिबिटर्स बहुत कॉमनली दिए जाते हैं, और अगर उनसे भी इफेक्ट नहीं आ रहा है तो साथ में पायोग्लिटाजोन भी दिया जाता है, या अगर पेशेंट दुबला पतला है तो पायोग्लिटाजोन ही प्रेफरेबली दिया जा रहा है। ठीक है। तो उसके बाद जब आपने फास्टिंग ब्लड शुगर को जितना कंट्रोल आप कर सकते थे वो कर लिया, उसके बाद आपने इंसुलिन सिक्रीटिंग ड्रग्स दिए। इंसुलिन सिक्रीटिंग ड्रग्स PP शुगर, जो पोस्ट प्राइंडियल शुगर है, मील के बाद वाली शुगर है, उस पर ज़्यादा असर करते हैं, बट ये फास्टिंग शुगर लेवल्स को भी कम करेंगे। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, स्पेशली विद जो सल्फोनाइल यूरियाज़ हैं, जिसमें मैं बोला ग्लिमिप्राइड, ग्लिक्लाजाइड, ये ड्रग्स हैं। तो क्योंकि ये बहुत पोटेंट ड्रग्स होते हैं और फास्टिंग ब्लड शुगर को कम कर सकते हैं, तो हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क हो सकता है, खासकर पायोग्लिटाजोन के साथ में, जो कि पायोग्लिटाजोन भी हाइपोग्लाइसीमिया कर सकता है। SGLT2 इनिबिटर्स और मेटफॉर्मिन हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करते हैं, वेरी रेयरली अगर होंगे तो। और इसके अलावा जो हमने बताया, एक तो ये सल्फोनाइल यूरियाज़ हो गए, दूसरे हो गए DPP4 इनिबिटर्स।